हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट नंबर 1.6 सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है, इसका क्या मेन रोल है और ये होता क्या है। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट Business is as much a socio-cultural phenomena as it is an economic activity. Per capita income in two countries may be the same, yet the consumption pattern in these countries may differ. Socio-cultural forces have considerable impact on products people consume, design, color, and symbols they like, dresses they wear, emphasis they place on religion, work, entertainment, family, and other social relations. तो जो business होता है वो socio-cultural phenomena और economic activity एक तरह से दोनों में ही इन्वॉल्व होता है, दोनों चीज़ों का से ही रिलेटेड होता है। तो जो पर कैपिटा इनकम होता है वो दो कंट्री का सेम हो सकता है, लेकिन जो कंजम्पशन पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है दोनों कंट्रीज़ का। उसके साथ ही जो सोशल कल्चरल फोर्सेस होता है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है जो कंज्यूमर का, जो कंज्यूम कर रहा है जो प्रोडक्ट को, साथ ही साथ उसका क्या वो डिज़ाइन, सिंबल, कलर कैसा उसको पसंद है, कैसा ड्रेस वो पहनता है, कैसा एम्फेसिस वो प्लेस करता है रिलीजन, वर्क, एंटरटेनमेंट, फैमिली और अदर सोशल रिलेशन में। Socio-cultural environment influences all aspects of human behavior and is pervasive in all facts of business operation। तो जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो ह्यूमन बिहेवियर का हर एस्पेक्ट पे इन्फ्लुएंस करता है और साथ ही साथ जो भी उसका जो बिजनेस ऑपरेशन का जो भी फैक्ट्स होता है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर में कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ मैंस नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉडल, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जो कल्चर होता है वो सम टोटल होता है मैन का जो नॉलेज होता है, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉज, कस्टम और जितने भी अदर उसके जितने सारे भी उसके कैपेबिलिटीज़ होते हैं, जो भी हैबिट्स वो उसके होते हैं, जो कि एक सोसाइटी के मेंबर के द्वारा एक्वायर किया जाता है। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, द कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ लिविंग। ये जो है वो डिस्टिंक्टिव वे है जहाँ पे लोग अपने लाइफ को जीते हैं और साथ ही साथ अपने जो लिविंग के डिज़ाइन होते हैं, जो जैसे वो जीना चाहते हैं उसको पूरी तरह से वो जीते हैं। कल्चर दस रिफर टू अ मैन्स इंटायर सोशल हेरिटेज, अ डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल ऑफ अ सोसाइटी एंड इट्स total value system which is intrinsically related to the consumption pattern of the people and management philosophies and practices। तो जो कल्चर होता है वो क्या करता है, जो मैन का जो इंटायर सोशल हेरिटेज होता है उसको रेफर करता है, साथ ही साथ एक डिस्टिंक्टिव लाइफस्टाइल होता है सोसाइटी का और साथ ही साथ जो उसका टोटल वैल्यू सिस्टम होता है उसका भी, जो कि रिलेटेड होता है जो कंजम्पशन पैटर्न होता है हर ह्यूमन बीइंग का और साथ ही साथ जो उसका मैनेजमेंट फिलोसफीज और प्रैक्टिसेस होता है उससे भी। लुक एट द बॉक्स विच गिव्स यू इनसाइट अबाउट द सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। तो यह बॉक्स में दिया हुआ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल backfires। A production manager who had been sent to Paro for the United States was convinced that he could motivate workers to higher productivity by inciting a more democratic decision-making style. He brought in trainers from the home office to teach supervisors how to solicit suggestions and feedback from the workers. Shortly after a new management style was introduced, the worker began quitting jobs. When asked why, they replied that the new production manager and his supervisor apparently did not know what to do and were therefore asking the workers for advice. Obviously the company would not last long and with that kind of management, and workers therefore wanted to quit before the collapse because then everyone would be hunting for a job at the same time। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को पेरू भेजा गया यूनाइटेड स्टेट्स से, जहाँ पे उसको ये बोला गया कि आपको जाकर के वहाँ के जो वर्कर्स है उसको मोटिवेट करना है। तो वहाँ पे वो अपना जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल है उससे वो जो वर्कर्स है उसको मोटिवेट करेगा। तो क्या हुआ कि वो अपने ट्रेनर्स को बुलाया और साथ ही साथ क्या हुआ, सुपरवाइजर को टीच करने मतलब समझाने लगा और साथ ही साथ जो वर्कर्स है उस वहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों से उनका एडवाइस मांगा गया। तो क्या हुआ, जैसे ही नया मैनेजमेंट का जो स्टाइल है वो इंट्रोड्यूस हुआ, वो मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर है उनका स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ, वैसे धीरे धीरे जो वर्कर्स है वो जॉब छोड़ने के लिए मन बनाने लगे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उन्होंने कहा कि जो नया प्रोडक्शन मैनेजर है और साथ ही साथ जो सुपरवाइज़र है उनके पास कुछ आइडिया नहीं है, वो कुछ एडवाइस नहीं दे सकते, उनको क्या करना है उनको इस बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए हम वर्कर्स से वो एडवाइस ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है ऐसे हालत में ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है ऐसा मैनेजमेंट में। तो वर्कर्स जो है वो जॉब क्विट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अभी नहीं करेंगे तो एक साथ जब सारे लोग जॉब छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और एक साथ सब लोगों को जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाएगा।
तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके जॉब छोड़ रहे हैं। द केस इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंसेस इन वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी कैन लीड टू सीरियस पर्सनल प्रॉब्लम्स। लैटिन अमेरिकन ट्रेडिशनली रिगार्ड अ मैनेजर एज अ पैट्रन, an authoritarian figure who has wide knowledge and experience to manage the job. American managers' participative style led them to believe that he was not knowledgeable and experienced, hence asking for suggestion. तो इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि जो मैनेजर था उसका एक जो डायरेक्टिव जो स्टाइल था, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल था, वो सही तरह से काम नहीं किया और इसके कारण क्या हुआ, जो वर्कर्स उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि उनके पास ना नॉलेज और ना एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो सजेशन मांग रहे हैं। Furthermore, within each culture, there are many subcultures that can have business significance. For instance, in country like United States, distinct subculture prevail in the south, northeastern और midwestern parts. तो ये बोला जाता है कि जो अलग अलग कल्चर होते हैं, जितने भी कल्चर होते हैं उसके कुछ ना कुछ सब कल्चर्स होते ही है जिसका बिजनेस में सिग्निफिकेंट असर पड़ता ही है। फॉर एग्जांपल, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका अलग अलग कल्चर वहाँ पे माना जाता है। साउथ में भी, नॉर्थ ईस्टर्न में अलग होता है, मिड वेस्टर्न पार्ट में अलग होता है। तो जो कल्चर्स वर फाउंड इन ऑल नेशनल कल्चर आर फेलियर्स टू रिकॉग्नाइज देम may create impressions of sameness which in reality may not exist. तो जो सब कल्चर होते हैं वो जो है जितने भी नेशनल कल्चर्स होते हैं और साथ ही साथ वो फेल हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि उनका क्या क्रिएटिव इंप्रेशन पड़ता है इस बारे में, पर जो रियलिटी है रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अ सिंगल नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री डज नॉट नेसेसरीली मीन अ सिंगल कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिंगल नेशनल बाउंड्री होता है चाहे वो पॉलिटिकल बाउंड्री हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कल्चरल आइडेंटिटी भी सेम ही होगा। कनाडा फॉर इंस्टांस डिफरेंट is divided between its French and English heritage, although politically the country is one. तो बोला जा सकता है कि कनाडा जो है वो फ्रांस और इंग्लिश हेरिटेज में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो पॉलिटिकली है वो कंट्री जो है वो एक ही है। बिकॉज ऑफ सच डिस्टिंक्टिव कल्चरल डिसीजन अ सक्सेसफुल मार्केट स्ट्रैटेजी अमॉन्ग द फ्रेंच कैनेडियंस माइट नॉट इफेक्टिवली वर्क अमॉन्ग द इंग्लिश कैनेडियंस और वाइस वर्सा। तो अलग अलग डिसीजन मेकिंग के कारण जो फ्रेंच कैनेडियंस है उसका काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा इंग्लिश कैनेडियंस के कारण या वाइस वर्सा के कारण। सिमिलरली, अ सिंगल पर्सनल पॉलिसी में नॉट वर्क विद वर्कर्स employed in two different plants if they belong to different subcultural groups and differ in their work habits and underlying motivation. तो जो सिंगल पर्सनल पॉलिसी होते हैं वो काम नहीं करते जब वर्कर्स जो है वो टू डिफरेंट प्लांट्स में वो काम कर रहे हैं, सारे साथ जो उसका सब कल्चरल ग्रुप्स है वो भी डिफरेंट है और साथ ही साथ जो उनका वर्क हैबिट्स है, जो मोटिवेशंस वो अंडरलाइन कर रहा है वो भी डिफरेंट होता है। अब इसका एलिमेंट्स, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज होता है जो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हर कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, पर एक ही कंट्री में भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। सपोज आप इंडिया को ही देख लीजिए, यहाँ पे कितने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। बंगला, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, सारे लैंग्वेज यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो लैंग्वेज भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए नेशनल बाउंड्री एक ही है, पर यहाँ पे कल्चर अलग अलग है। उसके बाद एस्थेटिक्स मतलब हो गया कि जो टेस्ट होता है, जो सेंस होता है, जो लोगों का पसंद होता है, वो सारे अलग अलग होते हैं। लोगों का जो हर कास्ट के अलग अलग लोगों का भी जो अलग अलग माइंड थिंकिंग होता है वो सारी चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। तो इसके कारण जैसे हर चीज़ लोगों का क्या होता है, टेस्ट भी अलग होता है। सपोज़ कि जो आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पे कोई अगर मरता है तो उसमें ब्लैक ड्रेस पहना जाता है, पर यहाँ पे इंडिया में देखिए हिंदू कल्चर में यहाँ पे वाइट ड्रेस पहना जाता है। उसी तरह से क्रिश्चियन में वाइट ड्रेस तब पहना जाता है जब वहाँ पे किसी का शादी होता है तब। तो हर जगह का लोगों का मतलब टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। इसके साथ ही अब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में हर किसी के लिए, पर जो एजुकेशन भी है वो हर लोगों के लिए अलग अलग ही है। मतलब इस तरह से बोला जा सकता है कि हर लोगों का एजुकेशन को लेकर के भी सोच अलग अलग है। कोई लोग हाई एजुकेशन चाहते हैं, कोई नॉर्मल सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई लोग लॉ के फील्ड में चाहते हैं, कोई मीडिया में जाना चाहते हैं। तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, अपना अलग अलग चॉइस होता है कि वो आगे जा कर के क्या करना चाहते हैं। सबका अलग अलग पढ़ने का कैपेबिलिटी भी होता है। कुछ लोग पढ़ाई ना करके कुछ अलग एक्स्ट्रा फील्ड में भी जाना चाहते हैं, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता वो कोई और फील्ड में चाहते हैं। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। इसके अलावा रिलीजियंस और सुपरस्टिशियस, तो सबका जो रिलीजियस और सुपरस्टिशियस, बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, कोई धार्मिक नहीं भी होते। फिर अलग अलग जो ग्रंथ होते हैं उसमें अलग अलग बातें बोली गई, सब अपने धर्म के अकॉर्डिंग सारी बातें को फॉलो करते हैं। सब धर्म में कुछ ना कुछ अलग होता है। ऑलमोस्ट सारे धर्म में बात एक ही होती है पर कुछ कुछ अलग अलग होता है। तो सब लोग अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही सारा बात करते हैं, सारा बात सोचते हैं और उसी को मानते हैं। इसके बाद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़,
तो हर लोगों का एटीट्यूड और वैल्यू भी अलग अलग होता है कि वो मतलब क्या चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, जो मटेरियल जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा है, कैसा वो सामान लेना चाहते हैं, फिर वो जो क्या इम्पॉर्टेंट है उनके लिए एक सोसाइटी में कैसे वो डिफ़र करते हैं, तो सारी चीज़ों को भी अफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मटेरियल कल्चर यानी कि हु, व्हाट, व्हाई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा है, क्यों है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद है टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। हर लोगों को टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हर लोगों के द्वारा। कुछ लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सब लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस होता है, अलग अलग टेस्ट होता है टेक्नोलॉजी को लेकर के भी। इसके अलावा सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब वो सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, सोसाइटी में कब सबके साथ घुल मिल के रह रहे हैं, सबके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं या फिर अकेले में रहते हैं। फिर उसके बाद उनका सोशल क्लास क्या है। फिर उसके बाद वो उसके फैमिली में मैन ऑफ वुमेन मेंबर जो है, फीमेल मेंबर, उनका क्या रोल होता है। फिर वो फैमिली का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है क्योंकि एक ही फैमिली में अब जितने अलग अलग लोग रहेंगे उतना उन लोगों का अलग अलग सोच होगा, उनका अलग अलग टेस्ट होगा, प्रेफरेंस होगा। इसके बाद बिजनेस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, तो बिजनेस कस्टम्स और प्रैक्टिसेस में बोला जाता है जो बिज़नेस का कस्टम होता है, जो प्रैक्टिसेस वो प्रिवलेंट करते हैं अलग अलग कंट्री में, उससे क्या होता है कि वो बिज़नेस के जो ब्लंडर्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर होते हैं उनको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि वो बिज़नेस को किस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं, ताकि जो बिज़नेस का जो इम्पोर्टेंस है वो जो फॉरेन कंट्री में वो अच्छी तरह से वो कर सके फॉरेन कंट्री में, जिससे कि वो क्या हो अपने काम से लेकर के टाइम, फॉर्मेलिटी, चेंजेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ों को वो अच्छी तरह से कर सके और अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि जो अमेरिकन का जो मैनेजर्स होता है वो हाईली नेचुरल हाईली वर्क ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड होता है, फिर पंक्चुअलिटी भी है उनमें। पर उसी तरफ दूसरी तरफ देखें जो जापानीज़ है वो क्या है कि वो धीरे धीरे काम करना चाहते हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग टाइम पॉलिसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। फिर इसके अलावा लैटिन अमेरिका जो है वो भी फास्ट में स्पीड में काम करने को बिलीव नहीं करते, वो धीरे धीरे अपना शांति से अपना काम करना चाहते। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का बिजनेस कस्टमर प्रैक्टिस को लेकर के भी अलग अलग सोच होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, सारे एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ज़्यादा है तो एक बार इसे रेड कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको सारी बातें इजीली समझ में आ सके सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।